आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इसका कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में तरह तरह के एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि मम्मी लोग जो साड़ी पहनती हैं, जैसे पॉलिस्टर की होती है, वो क्या होती है, जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर गर्मियों के मौसम में हम लोग स्वेटर निकालते हैं तो चटचटाने की आवाज़ आती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्रैकल्स, ऐसी आवाज़ आती है। या कभी हम लोग क्या करते हैं, बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो हम लोग अपनी सीट से सरकते हैं जैसे, और जैसे ही हम लोग पोल को थामते हैं तो हमको एक वाइब्रेशन फील होता है। एक्चुअली ये सब जो एग्जाम्पल हैं ये चार्ज के यानी आवेश के डिस्चार्ज हो जाने का कारण बनते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये आवेश कैसे डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के एक्यूमुलेट हो जाने से यानी संचालित हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बॉडी की कोई भी वस्तु आवेशित हो जाती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आवेश होता क्या है। तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, जिसे कहते हैं आवेश। आवेश तो ये क्वेश्चन उठता है ये और पूछने भी लायक है कि आवेश होता क्या है। तो जब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते हैं यानी एकत्रित होते हैं, तब जाकर के एक आवेश का निर्माण होता है। अब 600 BC में थेल्स ऑफ मिलेटस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की। तो हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे, जैसे कि हम लोग ने देखा होगा ग्लास रॉड को जब हम लोग किसी सिल्क थ्रेड से रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती है। एक्चुअली में जो ग्लास रॉड होती है वो धन आवेशित होती है। जब उससे हम किसी थ्रेड को रगड़ते हैं तो आवेश का जो होता है वो स्थानांतरण हो जाता है। जैसे कि ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव आवेशित है, तो क्या जैसे हम थ्रेड से रगड़ते हैं तो जो धन आवेश है, अब हम लोग ने केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझे तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग ने पढ़ा है कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो वो खुद पॉजिटिव आवेशित हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो नेगेटिव आवेशित हो जाता है। तो ग्लास रॉड जो है वो सिल्क थ्रेड के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है, जिसके वजह से क्या होता है कि ग्लास रॉड पर नेगेटिव आवेश आ जाता है और सिल्क थ्रेड पर पॉजिटिव आवेश आ जाता है। उसी प्रकार हम दूसरी ग्लास रॉड लेंगे, उसको भी रख लेंगे पुनः उसी तरह से, फिर हम लोग क्या करेंगे कि उन दोनों को करीब लाएंगे तो हम देखेंगे कि उसमें रिपल्सन होगा। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि धन आवेश जो होते हैं वो धन आवेश क्या, सेम आवेश जो एक तरह के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब हम किसी ग्लास रॉड को एक थ्रेड से जो कि रगड़ते हैं, यह सिल्क थ्रेड, और जो कि ये पहले से पॉजिटिव आवेश है जैसे मैंने बताया, रगड़ते हैं तो क्या होता है, इस रॉड से जो है वो इस रॉड से क्या होता है, ये रॉड नेगेटिव आवेशों को ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि जो हम लोग को केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पता है ना कि जब कोई वस्तु जो है वो आवेश को ग्रहण करती है तो नेगेटिव आवेश, और अगर दे देती है तो वो पॉजिटिव। इसका मतलब ये जब आवेश को ग्रहण कर लेगी तो ये रॉड कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये छड़, इसके ऊपर नेगेटिव आवेश आ जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हम दूसरी छड़ को लें जो कि उसको भी इस थ्रेड से रगड़ लें और दूसरी छड़ को लें और उसी को भी इस थ्रेड से रगड़ते हैं तो हम ये पाएंगे कि वो भी नेगेटिव आवेशित हो जाएगी। हाँ भैया, तो उस छड़ को हम दोनों छड़ को क्या करेंगे, आपस परस्पर एक दूसरे के करीब लाएंगे। अब ये भी नेगेटिव आवेशित है तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिकर्षित होगी, प्रतिकर्षित। तो ये जो है ये आवेशों के गुणधर्म में से एक गुणधर्म है कि समान आवेश जो होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब वो नेगेटिव नेगेटिव आप ले लें, पॉजिटिव पॉजिटिव ले लें, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे चालकों के बारे में कि चालक क्या होता है। देखिए हम लोग क्या है कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते ही आते रहते हैं कि चालक क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा शॉर्ट डिस्कशन करते हैं। तो हमें पता है चालक जो होता है वो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अच्छी होगी वो सबसे अच्छा चालक होगा। जैसे कि कॉपर आप ले लो, कॉपर क्या है, उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से वो क्या है, अच्छा चालक है। अब चालक के बाद जो होता है वो कुचालक आता है। हमको पता है जो धारा को प्रवाहित ना कर सके वो कुचालक होता है, यानी उसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है नहीं के बराबर होती है, ठीक है। फिर अब एक इन दोनों से मिला करके एक चीज और आती है, अर्धचालक। अब ये अर्धचालक क्या है, जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। और जो मैंने बताया पहले कुचालक, उसे इंसुलेटर भी कहते हैं।
ठीक है बच्चों। तो हम लोग बात करेंगे अब अर्धचालक की। अर्धचालक जो होता है बेटा, वो चालक की तुलना में उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या कम होती है, लेकिन वो भी धारा को प्रवाहित कर सकता है। जैसे आप लोग कार्बन रजिस्टर ले लो, जो हम लोग के मोबाइल में आप लोग देखे होंगे या कहीं भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में आप लोग देखे होंगे कि कार्बन रजिस्टर का यूज होता है, ठीक है। उसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित भी करते हैं और कुछ धारा को रोक भी लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, अर्धचालक का थोड़ा सा डेफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कोलाम्स नियम। तो चलिए कोलाम्स नियम के बारे में बात करते हैं कि कोलाम्स नियम होता क्या है। चलिए फिर बात करते हैं कोलाम्स नियम की। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कोलाम्स लॉ। कोलाम्स के अकॉर्डिंग जो था, उन्होंने बताया कि दो आवेश जो है परस्पर एक दूसरे पर बल लगाते हैं, और उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी बताई उन आवेश की अपने एक्सपेरिमेंट के अनुसार। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले एक एटम तुला होता है जिसे इंग्लिश में हम लोग टूरिज्म बैलेंस कहते हैं, उसकी मदद करके इन्होंने क्या करा, दो आवेशों के बीच का बल निकाला। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टूरिज्म बैलेंस के बारे में और बताऊं तो मुझको कमेंट करें, आप कमेंट करेंगे तो मुझे बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कोलाम्स नियम की। तो उसी में टॉरिज्म बैलेंस का यूज करके उन्होंने बताया दो आवेशों के बीच में बल लगता है, क्योंकि ये दोनों आवेश क्या करते हैं, परस्पर एक दूसरे पे बल लगाते हैं। तो उन्होंने कुछ मेथड दिया। उन्होंने बताया कि ये जो बल होता है यानी कि फोर्स, वो Q1 Q2 आवेश के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर एक निकाय सिस्टम माने हम लोग, ठीक है, और Q1 Q2 दो आवेश है, ठीक है, Q1 Q2 दो आवेश है, ठीक है, और ये R जो है बच्चों, ये उनके बीच की दूरी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इनके बीच का जो बल होगा वो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा इन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के। परिमाण क्या है बेटा, उसका कोई मान होगा। कोलाम में आवेश की यूनिट क्या होती है बेटा, इकाई क्या होती है, कोलाम होती है। कोलाम में हम लोग मापते हैं, ठीक है। तो Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी उसके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि व्युत क्रमानुपाती होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, उनकी बीच की दूरी के स्क्वायर के, यानी वर्ग के। यानी अब इसका मतलब क्या निकलता है बच्चों, चलिए हम लोग समझते हैं। यानी कि अगर आवेशों का जो परिमाण है उसका गुणनफल अगर बढ़ता है तो हमारा बल बढ़ेगा, और अगर उनके बीच की दूरी बढ़ती है तो हमारा क्या होगा, अगर दूरी बढ़ती है तो ये क्या अगर घटेगा। तो आप इन चीजों को दोनों के बीच का डिफरेंस समझिए। इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हिंदी में क्या कहते हैं, व्युत क्रमानुपाती। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। और उसके विपरीत अगर हम लोग व्युत क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाए, तो अगर दूरी बढ़ रही है बेटा तो क्या होगा, ये घटेगा, बल घटेगा, और बल बढ़ रहा है तो दूरी घटेगी। जैसे कि आप लोग मैग्नेट ले लें, जैसे ही मैग्नेट को आप करीब लाते हो यानी कि उसके बीच की दूरी घटती है, वैसे क्या होता है, वो अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। और जैसे हम लोग दूर लेके जाते हैं यानी दूरी जब बढ़ती है तो बल क्या होता है, घट जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमको एक समीकरण मिलता है F Q1 Q2 परिमाण का और वर्ग की दूरी का वर्ग, ठीक है। अब हमको पता है जब ये साइन आता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, एक कांस्टेंट हमारा है जिसे हम लोग K से नाम दे रहे हैं, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। साइंटिफिकली जो होती है इस वैल्यू की, इस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है बेटा, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग पैरावैद्युतांक कहते हैं, जो कि ये बताता है कि वहां निर्वात है कि वायु है। इंग्लिश में हम लोग समझे तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां वैक्यूम है या एयर है, ठीक है। तो F = Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करते हैं, K की वैल्यू हम ले जाके यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है हमको। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसका परिमाण लिखो या लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा क्या है, कोलाम्स लॉ, कोलाम्स नियम भी आप कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। इसकी वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 9 × 10⁹। क्या होती है, 9 × 10⁹। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है जिसे मैंने पैरावैद्युतांक बताया, उसकी वैल्यू जो होती है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर,
ठीक। तो ये हमारा था कोलाप्स नियम। और हम लोग पता है हम लोगों को कि बल की जो इकाई होती है वो होती है न्यूटन, जिसे हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। तो बल की इकाई जो होती है वो क्या होती है बच्चों, न्यूटन होती है, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ठीक है, आज का कोलाम का टॉपिक यही खत्म होता है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोलाम्स के सदिश नियम के, सदिश राशि में कैसे लिखते हैं कोलाम्स को। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और हमको कमेंट्स में अपना विचार बताएं, ताकि हम लोग अपनी वीडियो को और अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।